Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we are going to cover our module number 3. And yes, this is the quick revision lecture of our TVAM BCom Economics Module 3. So, would like to inform you friends, I have already uploaded the two videos which was based on the revision lecture of module number 1, revision lecture of module number 2. So let's take a shortest revision or the quick revision about our last two video lecture. मॉडल नंबर 1 में हमने नेप दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्विक रिवीजन कर रखा है, सीख रखा है फ्रिक्वेंटली क्या पूछे जाते हैं। नेप में एलपीजी के कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, गवर्नमेंट ने जो प्लान्स जो योजनाएं बनाई है एजुकेशन और हेल्थ की उस पे फोकस करना है आपने। इसके अलावा जो है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है फॉर द मॉडल नंबर 1। In the very last video lecture, we learned about the model number 2. We did the revision of model number 2. In model number 2, again we have to do focus on the NAP. But yes, this is not that NAP which are from the model number 1. Model number 1 का जो NAP था, that was New Education Policy 1991 और मॉडल नंबर 2 का NAP है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जो 2000 में बनाई गई थी। ठीक है, तो उस पॉलिसी के कुछ फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव थे, जैसे कि मेन ऑब्जेक्टिव था कि एनुअली यानी कि हर साल 4% से एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो की तरफ लेके जाना। ठीक है, और इसके अलावा प्राइवेट पार्टिसिपेशन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉम्पिटिटिवनेस, इनिशिएटिव, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे काफी सारे फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है नैप के हमने पढ़ रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है नैप में मैंने प्राइस पॉलिसी कैसे बना दी है, जैसे कि मैंने बताया डिटरमाइन किया जाता है, फिर अनाउंस किया जाता है, फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है प्राइसिंग पॉलिसी को विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। इसके अलावा जो है दोस्तों हमने सीखा था कि एग्रीकल्चर का जो फाइनेंशियल सोर्स है, क्रेडिट सोर्स है, वो कहाँ से होता है। तो एक है इंस्टीट्यूशनल, दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल में होता जो है दोस्तों वो मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं, रिलेटिव्स जो होते हैं, नेबर्स जो होते हैं, उनकी बातें होती हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्स और द फाइनेंस फैसिलिटीज फॉर द एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशन में कमर्शियल बैंक्स आती है, जैसे मैंने बताया था शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाता है। सॉरी, इसके अलावा जो है मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल और विलेज लेवल पे जो डील करती है, प्राइमरी लेवल पे वो बताया था। ये भी सबका काम है लोन देना, बस तरीके अलग है। एंड आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। आई होप 1 और 2 का तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं बराबर से तो यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी बहुत ही क्लियरली, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से लेके 1 और 2 का रिविजन अपलोड हो चुका है मेरे चैनल पे। बढ़ते हैं थर्ड मॉडल के रिविजन की तरफ। अगेन आपको एक बार याद दिलाती चलूं कि ये सॉफ्ट कॉपी मेरी हैंडी बुक की है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के रिवीजन की तरफ। ठीक है, ओके। सो मॉडल नंबर 3 में जो है दोस्तों वो स्टार्ट होता है हमारे चैप्टर नंबर 10 से। एंड सबसे पहले मैंने क्वेश्चन बैंक में आपको एक क्वेश्चन दिया था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड अचीवमेंट्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होता है, सबसे पहले आपको डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होती है ये समझना है। सो देखिए, एक होता है जहां पर हम पैसा लगाते हैं, दैट इज आर इन्वेस्टमेंट। किस नियत से लगाते हैं, क्या मोटिव होता है कि उससे कुछ रिटर्न्स मिलेंगे, जैसे प्रॉपर्टी में लगा दिया, शेयर्स में लगा दिया, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, है ना। बट यहाँ पे जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है वो होता क्या है, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना, है ना। अब समझो पैसा अगर आप उठा ले रहे हो तो ये हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। उसी तरीके से यहाँ पर हम सीखेंगे कि प्रायर टू 1991 जितनी भी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी सब पे गवर्नमेंट का रोल था, बिकॉज गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था। तो धीरे धीरे जब एलपीजी इंट्रोड्यूस किया गया ना दोस्तों इन द ईयर ऑफ 1991, सो व्हाट वी डिड, हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स लाए, जहां पे वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर दैट इज पब्लिक सेक्टर एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव और इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मतलब हम लोगों का, जहां पे वी कैन कम अप एंड वी कैन स्टार्ट अ बिजनेस। ओके, तो ये सारी चीजें स्टार्ट की गई थी दोस्तों। तो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी का मेन मकसद यही था कि जहां पर हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट अपने एसेट्स, अपनी सिक्योरिटीज को पब्लिक में बेच देगा, जहां से लोग खरीदेंगे और अपने ओन बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट का यही मकसद था। ठीक है, मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से एक मीनिंग मेंशन किया है कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। दिस इज Disinvestment involves the sale of equity and bond capital invested by government and public sector units in
देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ दोस्तों। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहाँ पर गवर्नमेंट अपने एसेट्स, अपनी सिक्योरिटीज़ को ओपन पब्लिक में लाकर क्या कर देती है, बेच देती है। जहाँ से लोग, अब आप और मैं जब गवर्नमेंट के शेयर्स खरीदेंगे, अपना पैसा लगाएँगे तो ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो जाएगा, जहाँ से स्टार्ट होगा प्राइवेटाइज़ेशन और पब्लिक सेक्टर कम होगा, प्राइवेट सेक्टर बढ़ जाएगा। सो दिस इज़ द प्रोसीजर फ्रेंड्स व्हाट वी कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इज़। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अब आगे। हम देखते हैं क्वेश्चन बैंक में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव दिया है और मैंने आपको दिया अचीवमेंट्स, दोनों अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेजिंग रिसोर्स। व्हेनेवर गवर्नमेंट वांट्स टू रेज इट्स रिसोर्स, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने सिक्योरिटीज बेचती है। जब पब्लिक खरीदेगी तो गवर्नमेंट के पास क्या आ जाएगा, पैसा। तो जब भी गवर्नमेंट को रिसोर्स अपने बढ़ाने होते हैं ना, मॉनेटरी रिसोर्स, तो गवर्नमेंट अपने जो भी एसेट्स होते हैं उसे बेच देती है, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट को अपनाती है। इसके अलावा जो है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो चल रही हैं उनको रीस्ट्रक्चराइज, री इंजीनियर करने के लिए यूज करती हैं। डिस्प्लेस पर्सनल्स, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, कंज्यूमर को बेनिफिट करना, ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है फ्रेंड्स। वैसे ही कुछ अचीवमेंट्स भी हैं। आपको दोनों अगर क्वेश्चन पूछता है तो यू कैन राइट द सेम पॉइंट एज एन आंसर जो हमने अभी देखा। ठीक है? अचीवमेंट्स यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर रखा है। आपको जो समझ में आए, जैसे कि रेजिंग यूजफुल प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, परचेज बढ़ाना, कंज्यूमर को बेनिफिट देना। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करना। ठीक है? और मॉडर्नाइजेशन, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए भी हम लोगों ने जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को यूज किया है। ठीक है? इसके अलावा मैंने थर्ड क्वेश्चन दिया था आपको, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर। यस फ्रेंड्स, एमएसएमई का जो चैप्टर है ना, इस पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। डिसइन्वेस्टमेंट का एक क्वेश्चन देखिए, वी आर डूइंग प्रिपरेशन अबाउट अ क्वेश्चन नंबर 4 क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपके मॉड्यूल 3 से, एंड वी आर डूइंग रिविजन लेक्चर ऑफ मॉड्यूल नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तैयारी हम कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है? एमएसएमई सेक्टर क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। ठीक है? एंड जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एमएसएमई ना प्रॉपर एक एक्ट बनाया गया, एमएसएमएड करके। ठीक है? इस एक्ट के द्वारा जो छोटी छोटी कंपनियां और सेक्टर्स को क्या करने की कोशिश की जा रही है, उनको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, उनके रोल को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है फ्रेंड्स। क्योंकि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है ना, इनको कम मत समझिए, यहाँ से 30% हमारा जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है? तो एमएसएमई एक्ट बनाया कब गया है, तो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। 2006 में, 2006 में एमएसएमएड करके एक्ट बना है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। यहाँ पे मैंने कुछ बाइफिकेशंस दिखाई है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम को कैटेगराइज कैसे करोगे, तो इनके इन्वेस्टमेंट लिमिट और इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेस पर 1 करोड़ और 10 एम्प्लॉयज के साथ बनती है माइक्रो एंटरप्राइज। 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ 10 से 50 तक के एम्प्लॉय जिस कंपनियों में रखे जाते हैं उनको कहते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस। एंड 50 एंड अबव टिल 250 एम्प्लॉयज और 10 से लेके 50 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना जिन कंपनियों में, उन कंपनियों को हम लोग मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में गिनते हैं दोस्तों। ठीक है? आई होप आपको ये बाइफिकेशन इजीली समझ में आ गया होगा। अब जो है, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। अच्छे से पढ़े क्योंकि ये एमएसएमई सेक्टर हमारे जीडीपी को बढ़ा रहा है। मैंने बोला 30%, देखिए 2017 का डेटा है, 28% कंट्रीब्यूशन जाता था एमएसएमई से, छोटी छोटी कंपनियों से। अब जो है 30% एंड अप हो चुका है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, हमारे रीजनल जो भी इम्बैलेंसेस है वो रिड्यूस हो रहे हैं, सोशली इकोनॉमिकली हम ग्रो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स में वी आर डूइंग कंट्रीब्यूशन, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हमारी बढ़ रही है। So there are lot of merits of MSME sectors in our country. ठीक है? इनकम एंड वेल्थ इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इक्विटेबल मोड पे। रीजनल डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रीज, रीजनल वाइज हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। और जो है लार्ज स्केल को जो है छोटी मोटी कंपनियां ही सपोर्ट करती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो एमएसएमई की बात जो है, मैंने क्वेश्चन दिया था आपको इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वाला। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। we already are aware about the three types of pollution: air pollution, noise pollution, water pollution. But fourth one we have toxic pollution, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। आप soil pollution सारी चीजें लिख सकते हैं। देखिए, इसमें ना आपको टाइप्स तो पता होते हैं दोस्तों, लेकिन उसके कॉजेस क्या है, पोल्यूशन क्यों आ रहा है, और उसको मेजरमेंट क्या हम अपना रहे हैं उसको सही करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए, इस बेस पे क्वेश्चन आते हैं। रीसेंट ट्रेंड्स जो है या कॉजेस क्या है, रीजन क्या है, पोल्यूशन क्यों आ रहा है, फैक्ट्रीज है, केमिकल डिस्पर्शन हो रहा है, वेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं किया जा रहा है, फसल्स एंड फ्यूल्स पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, पॉल्यूशन इक्विपमेंट्स, कंट्रोल इक्विपमेंट्स नहीं है हमारे पास, वाटर कंजम्पशन के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, डिफॉरेस्टेशन
सो डिफॉरेस्टेशन के भी बढ़ जाने की वजह से ये सारा आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? तो आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल वाले चैप्टर पे, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक क्वेश्चन आपको डेफिनिटली यहाँ से पूछा जाता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पे। तो क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, इसकी क्या कॉज़ है, रीज़न क्या है, पॉल्यूशन हो क्यों रहा है, ठीक है? इसके अलावा जब मैं अगर ऑब्जेक्टिव में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन लिख रही हूँ, तो आप एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिए कि उसके रीज़न क्या है, उसके अलावा जो है उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है? और इसके अलावा आप जो है ये ज़रूर देखिएगा कि गवर्नमेंट क्या मेजर्स कर रही है टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। सो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर क्या है? एनवायरमेंटल एक्ट बनाए गए, कंट्रोल पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट्स अलग बनाए गए, हैज़ार्डस के लिए आप देखो आजकल डस्टबिन आ चुके हैं। वेट के लिए अलग होता है, ड्राई के लिए अलग होता है, और अभी जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी आ गया जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को डंप करेंगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें। और फिर इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 दिया था दोस्तों आपको, दैट वाज़ द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। यस, देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि मॉडल नंबर 3 का जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप जो है डिसइन्वेस्टमेंट के एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहें, पूछा जाता है। एमएसएमई का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इन्फ्लेशन सॉरी पॉल्यूशन का एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। एंड एक शॉर्ट नोट है, दैट इज कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। 2002 में एक कॉम्पिटिशन एक्ट बनाया गया था, एमआरटीपी का रिप्लेसमेंट है ये दोस्तों। मैं बताती हूँ, पहले हम सर्विस सेक्टर को भी एक बार गो थ्रू करते हैं। सर्विस सेक्टर पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसमें रीसेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं और सर्विस सेक्टर का रोल क्या है। तो जैसे ये भी एमएसएमई सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वैसे ही सर्विस सेक्टर भी हमारा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर रहा है। हाई ग्रोथ रेट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है? और फिर इसके अलावा जो है स्किल्स वगैरह भी बढ़ रही हैं आपकी दोस्तों, तो आप ज़रूर से एक बार डीपली देख लें। यहाँ पर हमने हेल्थ केयर और जो है टूरिज्म 2 इंडस्ट्रीज़ को लिखा है सर्विस सेक्टर में। सो या तो वो आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री पूछ सकते हैं या तो टूरिज्म का इंडस्ट्री पूछ सकते हैं, ठीक है? फिर कॉम्पिटिशन एक्ट के बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, शॉर्ट नोट्स के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन एक्ट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट, ठीक है? इसको हटा के हमने लाया है कॉम्पिटिशन एक्ट, जिससे कस्टमर को बेनिफिट्स मिल चुके, मार्केट में कॉम्पिटिशन बिल्डअप हो चुके। क्योंकि एमआरटीपी एक्ट जो था ना दोस्तों, वो ये बोलता था कि आप जो है 100 करोड़ से ज़्यादा एसेट्स रखोगे अगर, तो आप उसके आगे आपके बिज़नेस को एक्सपांड नहीं कर सकते। तो इसको हटा के हम लोगों ने कंपटीशन एक्ट लाया, जो ये कहता है कि आपका बिजनेस का एसेट्स कितनी भी हो, यू कैन गो विद द फ्लो विद योर बिजनेस, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ेंगे, मार्केट में कंपटीशन होगा, लोगों को वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिलेंगी, एंड उसका अल्टीमेट बेनिफिट्स जाएगा कस्टमर्स को। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, कंपटीशन एक्ट लाया इन द ईयर ऑफ 2002, ठीक है? सो इसीलिए हम कहते हैं कि कंपटीशन एक्ट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एमआरटीपी एक्ट, जहां पे पहले रेस्ट्रिक्शन हुआ करती थी बिजनेस के एक्सपांशन को, अगर आपका 100 करोड़ एंड आपका एसेट्स है तो। लेकिन इसी को हटा के हमने क्या ला दिया है, कंपटीशन एक्ट। ओके दोस्तों, सो आई हैव completed we have completed with our model number 2's revision lecture. Okay, so in the very next video lecture I'm going to teach you, we are going to do the revision of model number 4 friends. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना काफी है। डू योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन दोस्तों। एंड इफ यू गाइज हैव एनी डाउट एंड डिफिकल्टी, सो प्लीज आप कमेंट करिए चैनल पे। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।